नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे और इससे पहले 6 हम लोग कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का देखते हैं। पहला प्रश्न है 6 वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है? क और बड़ा स से, क और मूर्धन्य स से, क और छोटा स से, या क और ख से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क और मूर्धन्य स। जो 6 है वो क और मूर्धन्य छ से मिलकर बनता है। अब देखिए 6 को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 6 को कैसा व्यंजन है? एक संयुक्त व्यंजन है और उनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। अब देखिए चारों व्यंजनों को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 4 कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? देखिए पहला है 6, ये क और मूर्धन्य स से मिलकर बनता है। और दूसरा ज्ञ, ज और इ से आधा ज और इ से मिलकर बनता है। तीसरा त्र, आधा त और र से मिलकर बनता है। और चौथा है स्र, कैपिटल स यानी कि बड़ा स और र से मिलकर बनता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठलुआ क्लब रचना किसकी है? ठलुआ क्लब रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, यशपाल, गुलाब राय या मनु भंडारी। देखिए ये प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलाब राय। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? गुलाब राय की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि जो है सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है सोना का परिवाची शब्द कौन नहीं है? सोना का परिवाची शब्द कौन नहीं है? हाटक, कुंदन, मय या हेम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मय। हाटक, कुंदन और हेम ये जो है सोना के परिवाची शब्द है, लेकिन सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो मय दे रखा है ये सोना का परिवाची शब्द नहीं है। चलिए अन्य सोना का परिवाची शब्द देख लेते हैं। देखिए सोना का अन्य परिवाची शब्द कौन कौन से हैं? सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण, हेम, जातरूप, कुंदन। ये सब किसके परिवाची शब्द है? सोना के परिवाची शब्द है। इसको याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मछली के परिवाची शब्द देख लेते हैं। मत्स्य, झक, मीन, जलजीवन, सफर। ये किसके परिवाची शब्द है? मछली के। और देखिए स्त्री के परिवाची शब्द कौन कौन से हैं? नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी। ये किसके परिवाची शब्द है? स्त्री के परिवाची शब्द है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जो शिव की उपासना करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? शैव, वैष्णव, भक्त या शाक्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, शैव। जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया, उड़िया, कन्नड़ या बंगला। तो कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का उचित अर्थ इनमें से कौन सा है? गुप्त बात प्रकट करना, बहुत दिनों पर दिखना, मन की या रहस्य की बात जान लेना, उड़ती चिड़िया की प्रजाति पहचानना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मन या रहस्य की बात जान लेना उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है? क, ख, ग, अ, ई, री या विसर्ग, या प, फ, व, या त, थ, द, ध। इसमें कौन सा है जो ओष्ठ्य वर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ, फ, ब। फ, फ, ब, भ जो है ओष्ठ्य वर्ण है। देखिए ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, व, म और उ और छोटा उ और बड़ा उ, ये कौन सा वर्ण होते हैं? ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जहरीला, परामर्श, चिरायु, लाचार। तो इसमें कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, जहरीला। देखिए इसमें ईला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ईला, जबकि बाकी में सब में क्या है? उपसर्ग है। देखिए इसमें परा उपसर्ग है, इसमें चीर उपसर्ग है, इसमें ला उपसर्ग है। ठीक है, सॉरी चीर उपसर्ग है और यहाँ पर लाचार। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? उजाला, आश्चर्य, अच्छी, अश्रु।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उजाला। उजाला का तत्सम रूप क्या होता है? उज्ज्वल होता है। उजाला का तत्सम रूप क्या होता है? उज्ज्वल। और ये वर्तनी में भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है? औपचारिक का अनौपचारिक, या कटु का तीक्ष्ण, ऋजु का मृदु, छत का विच्छत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए औपचारिक का विलोम शब्द क्या होता है? अनौपचारिक होता है। कटु का क्या होता है? कटु का मृदु होता है, कटु का मृदु, और ऋजु का वक्र होता है, छत का अछत होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? आकार बोधक, अवस्था बोधक, स्थान बोधक, या दिशा बोधक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्थान बोधक। देखिए चीन एक स्थान है, मद्रास भी एक स्थान है, और बिहार भी एक स्थान है। और उसमें जो वहाँ से जो है चीनी, मद्रासी, बिहारी बना है, यानी कि वहाँ के स्थान के लोगों के बारे में बता रहा है, तो विशेषण हो गया। और वो स्थान के लोगों के पार्टिकुलर स्थान के लोगों के बारे में बता रहा है, इसलिए स्थान बोधक जो है इसमें विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है, न व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? आगत, उष्म, अंतस्त्य, या अयोगवाह। तो उसे क्या कहते हैं? आगत व्यंजन का अयोगवाह कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अयोगवाह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। छत्रो छाया, छत्री छाया, छतर छाया, या छत्र छाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी छत्र छाया। छत्र छाया राइट है, क्योंकि इसको ऐसा ही लिखा जाता है। छत्र च आधा च होता है और छाया हो जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है। बाकी सब गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश की बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश किस बोली से माना जाता है? ब्राह्मण, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी, किससे माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास जो है ब्राह्मण से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैशाची से किसका माना जाता है? पंजाबी का माना जाता है। और मगधी से किसका माना जाता है? तो मगधी से माना जाता है भोजपुरी का, मगही का, और मैथिली का। और अर्धमागधी से किसका माना जाता है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का किससे माना जाता है? अर्धमागधी से माना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, एक कहानी अभी मन्नू भंडारी, या मेरा ईश्वर हरिशंकर परसाई। दो चट्टानें किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है, तो सही दे रखा है। पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, तो ये भी सही दे रखा है। एक कहानी अभी, या मन्नू भंडारी की रचना है, ये भी सही दे रखा है। लेकिन मेरा ईश्वर हरिशंकर परसाई की नहीं है, यानी कि ये गलत दे रखा है। यानी राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरे यह क्या किया वाक्य अर्थ की दृष्टि से है? संदेहवाचक, निषेध सूचक, प्रश्नवाचक, या विस्मय सूचक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विस्मय सूचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। विस्तार, विस्तृत, विस्तार, या विस्तृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विस्तृत। विस्तृत तो कैसे लिखा जाता है? वो होता है, वहाँ पर छोटी की मात्रा होती है, अधस होता है, त इसमें री की मात्रा अत। विस्तृत ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहाव शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आव, या आवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आव। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? आव प्रत्यय है, आव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? कॉमा, या प्रश्नवाचक चिन्ह, या ये विवरण चिन्ह, या उपविराम। तो जो अल्प विराम होता है उसको कामा कहते हैं, कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।